तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, एमपीएसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के टॉप 100 एमसीक्यू डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो सभी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू हम कवर करते हैं। अभी हम आपका इंग्लिश का भी टॉप 100 करवा चुके हैं, सिनोनिम, एंटोनिम से वन वर्ड, इन सबको करवा चुके हैं। हिंदी के भी पर्यायवाची वगैरह करवा चुके हैं, साइंस के भी वीडियो करा चुके हैं और हम अब इतिहास की ओर चल रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही आपका जो है इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन के टॉप 100 ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और मध्यकालीन और आधुनिक के टॉप 100 आज हो जा रहे हैं। बस इतना कर लीजिए, आपका काम इतिहास की तरफ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जो भी टॉप 100 सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं वो आप तक पहुंच सके और मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की जो क्लासेस आ रही हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। तो मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, ठीक है, 100 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। देखने के लिए ये 100 हैं, लेकिन फैक्ट सहित लगभग 300 प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था। कंप्लीट कराने की बात की जा रही, तो किसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। हम आपको पूरा बताएंगे भाई, किसने स्थापना की, किसने नींव रखी, किसने इसको पूरा करवाया, किसने मरम्मत करवाई, ये भी आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल आप इसका आंसर दीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कंप्लीट करवाया था, है ना। इसकी नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, देखिए, तो ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा करवाया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। ये तीनों प्रश्न अलग अलग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नींव किसने रखी, तब आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपसे कहें निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, तब आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। अगर आपसे ये कहता है कि किसने इसकी मरम्मत करवाई थी, बाद में बिजली गिरने के कारण ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो खराब हो गई थी, उसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो एक ही प्रश्न में आपके 3 प्रश्न एकदम क्लियर हो गए। इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलते चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, किसको लाख बख्श कहते हैं। अब इसका हिंदी मतलब क्या होता है। लाख बख्श का अर्थ है कि लाखों का दान देने वाला, तो ये भी पूछ सकते हैं किसको लाखों का दान देने वाला या फिर लाख बख्श के उपनाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को या फिर रजिया सुल्तान को। आंसर की बात करेंगे, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण, कुतुबुद्दीन बहुत ज़्यादा उदार था, ठीक है, लाखों का दान दे दिया करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी अत्यधिक उदारता और लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श के नाम से पहचाना गया। ये दान पुण्य बहुत करता था, ठीक है। और इसको चौगान, चौगान का मतलब जानते हो, जो पोलो जैसा होता है, पोलो जैसा घोड़े पर बैठ करके हॉकी खेली जाती है, ऐसे ही चौगान नामक खेल हुआ करता था। तो चौगान नामक खेल खेलते हुए जो है घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। बेचारा अच्छा राजा था, दान वान करता था और घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई, ऐसा सिस्टम बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप सबको पता है, अभी एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से बहुत सारे लोगों के फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। लास्ट में आपको हम उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं, कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ईएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ये नोट्स आपको मात्र 189 रुपये मिलेंगे। क्या क्या आपको मिलेगा, तो जीके, जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टॉप 100 की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिलने वाली है मात्र 189 रुपये में। और एग्जाम के लास्ट दिन तक आपको एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की 1200 पदों पर बड़ी भर्ती आई हुई है और इसमें कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस इसका नया है, बहुत सारा सिलेबस में चेंजमेंट है ना। तो अस्पताल सहायक के 1200 पदों के लिए हमने अभी हाल ही में कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जो अभी 11, 12 और 13 3 दिन के लिए मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हैं। आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये दोनों नोट्स आप अगर एक साथ में लेते हैं तो मात्र 248 में आपको ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। जो भी नोट्स लेंगे आपको उसके ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा और जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको
मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड के नोट्स चाहिए तो 189 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको अस्पताल सहायक के नोट्स चाहिए तो 99 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स चाहिए तो मात्र 248 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, चाहे डिप्टी जेलर के या फिर फॉरेस्ट इसके अस्पताल सहायक के। और जिस भी ग्रुप में आप जुड़ोगे वहां पर आपको सारे नोट्स से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एग्जाम के लास्ट दिन तक। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। अभी एमपी पुलिस वाला जो नोट्स ग्रुप बनाया था वहां से 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो आप सारी बातें अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी नोट्स आपको चाहिए जल्दी से नोट्स ले लीजिए। ध्यान रखना 14 मई के बाद में ये नोट्स 149 रुपये के हो जाएंगे 149 के। ठीक है, तो अभी आप लोग ये ऑफर के तहत नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल सिस्टम किसके द्वारा चालू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम है ये किसने चालू किया था, ये चालू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये अपने मार्केट सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है इतिहास में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित किए और बाजार सुधार लागू किए थे। इसके टाइम पर बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होती थी। अगर किसी ने 100 ग्राम की बेईमानी कर दी है ना तो भाई 100 ग्राम उसका मांस कटवा करके वो तौलवा देता था। ठीक है ना, तो ये सिस्टम था। तो कोई बेईमानी या फिर जमाखोरी नहीं करता था इसके टाइम पर। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी बताइए। चांद बीबी, मुमताज महल, रजिया सुल्तान या फिर नूरजहां। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी 1236 से लेकर के 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। वह मध्यकालीन भारत की पहली महिला सुल्तान थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैथल में इसकी मृत्यु कर दी गई थी। वहां पर डाकू समूह रहा करते थे। मृत्यु क्या कर दी गई थी, इसको जानबूझ करके मरवाया गया था वहां के अमीरों के द्वारा। ठीक है, तो कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 5, सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था। ये प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। चलिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए, लेकिन जाली सिक्कों के कारण यह योजना विफल रही। उसने क्या किया, उसने कहा चांदी की कमी है अपने उसमें राज्य में, तो एक काम करते हैं कि पीतल तो है ना बहुत सारा, तांबा तो है ना बहुत सारा, तो तांबे और पीतल के सिक्के चलवा देते हैं। अब तांबा और पीतल तो सबके पास में था, तो भाई घर घर पर टकसालें खुल गई और सब लोग अपने अपने सिक्के अपने अपने घर पर ही बनाने लगे। तो ये योजना पूरी तरह से विफल हो गई और कह सकते हैं कि एक तरह से महंगाई वहां पर चालू हो गई। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6, आगरा शहर की स्थापना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या फिर खिज्र खां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। इसका टाइम पूछ लेते हैं तो देख लीजिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोधी की राजधानी भी आगरा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 देखिए, 7 नंबर है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बहलोल, इब्राहिम, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो आप सबको पता है इब्राहिम लोधी ने बाबर से युद्ध किया था, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ठीक है, तो आखिरी शासक कौन था लोधी वंश का, तो वो था इब्राहिम लोधी। आइए देख लेते हैं। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जो 1526 में पानीपत के युद्ध में मारा गया। अब देखो अगर आपसे लोधी वंश पूछा जाए तो आप बता देंगे इब्राहिम लोधी, लेकिन ध्यान रखना यही दिल्ली सल्तनत का भी लास्ट था। यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और मुगल जो शासन था उसकी नींव पड़ गई थी। 1576 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने तोप और हथगोलों का प्रयोग किया था। ये पहली बार हुआ था जब तोप और हथगोले भारत में चले थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है तुर्काने चहलगानी, जिसे हम चालीसा दल कहते हैं। 40 लोगों का दल हुआ करता था जिसको तुर्काने चहलगामी कहते थे। बताइए इसका विनाश किसके द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर कैकुबाद। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलबन। बलबन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बलबन ने देखा था कि ये जो चहलगानी था ना 40 सरदारों का जो दल था, इसी ने रजिया सुल्तान की हत्या करवाई थी कैथल में। ठीक है ना, क्योंकि ये जो 40 सुल्तान थे सब कुछ इनके हाथों में हुआ करता था और रजिया इसी बात का विरोध करती थी कि नहीं ये तुर्काने चहलगानी नहीं होना चाहिए। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही चल रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पावरफुल बना दिया था। ठीक है ना, और इसने क्या किया कि जो रजिया सुल्तान थी इसके शासनकाल में दखलंदाजी
तीरंदाजी शुरू कर दी थी। तो ये जो आपका बलबन है, बलबन को भी ये पता था कि भाई अगर इन लोगों ने रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी है तो कभी भी मेरी भी हत्या करवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुर्कान चहलगानी का विनाश कर दिया। तो बलबन ने सुल्तान की शक्ति को सर्वोपरि बनाने के लिए चालीसा दल के प्रभाव को खत्म कर दिया, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, तो पावर किसने दी थी, इल्तुतमिश ने दी थी, खत्म किसने किया, बलबन ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है, कबीर को, रामानुजाचार्य को, शंकराचार्य को या फिर गुरु नानक को। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता मानते हैं। तो दक्षिण भारत में 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की नींव रखी थी, जिसे बाद में उत्तर भारत में रामानंद ने फैलाया था। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि भाई दक्षिण भारत में कौन था, तो दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य थे 11वीं शताब्दी में। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत में कौन लेकर के आया था भक्ति आंदोलन को, तो ध्यान रखना रामानंद ने इसको उत्तर भारत की ओर फैलाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में आपको हम बता देंगे कि भाई जो आपका अस्पताल सहायक के नोट्स हैं वो किस तरह के हैं, कैसे आपको मतलब दिखते हैं और कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया, पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, वो लास्ट में आपको दिखा देंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा उसका जो है डेमो देखने के लिए। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, मुगल चित्रकला किसके काल में अपने शिखर पर थी। तो चित्रकला के लिए कौन फेमस है, जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का संरक्षक कहा जाता है मुगल काल में चित्रकला का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा। तो जहांगीर चित्रकला का बहुत पारखी था, उसके काल को मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, तो जहांगीर की। लेकिन अगर कहते हैं मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं, तो शाहजहां लगाएंगे आप। स्थापत्य का अर्थ होता है बड़ी बड़ी इमारतें, महल, इन सब का निर्माण करवाना। तो महल और इमारतों का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने सबसे ज्यादा। और चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर सबसे ज्यादा। ठीक है, दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। 11 नंबर देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी खालसा पंथ की स्थापना। सही आंसर ऑप्शन सी 1699 में। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 की बैसाखी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, पुणे में, सतारा में, रायगढ़ में या फिर कोल्हापुर में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में शिवाजी का जो है राज्याभिषेक करवाया गया था। 1674, डेट याद रखना, 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया था। एक बात आपको ध्यान रखनी है, शाम को 3:50 से 4 बजे के बीच में आपकी जो है जेल प्रहरी डिप्टी जेलर की टॉप 100 वाली सीरीज आएगी। ठीक है ना, उसके बाद में शाम को ही 6:30 बजे के आसपास अस्पताल सहायक की क्लास चलेगी। ये टाइम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। और सबको बता दो जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं। ठीक है, अस्पताल सहायक के लिए कोई अलग से, बहुत सारे लोग 499 का कोर्स बेच रहे हैं, 700 का कोर्स बेच रहे हैं, नहीं लेना भैया, समय ही नहीं है। अब कहाँ टाइम है, 24 जून से एग्जाम है, क्या 499 रुपये आप जो है फालतू में बर्बाद कर रहे हो। अभी ऑफर चल रहा है, 99 रुपये पूरा नोट्स लीजिए और पूरा सॉल्यूशन एमसीक्यू वगैरह हम यहाँ यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। तो यहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और ग्रुप में जुड़े रहोगे तो आपको जो यूट्यूब पर हम जो है एमसीक्यू करवाएंगे उसका पीडीएफ भी मिलता रहेगा। तो क्या दिक्कत है ना, तो 99 में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, मैथ वगैरह सब कुछ आपको सबकी पीडीएफ मिलेगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 नंबर, चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स किसके द्वारा चालू किए गए थे, किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, चौथ और सरदेशमुखी ये जो दोनों टैक्स हैं ये मराठा साम्राज्य से संबंधित हैं। देखिए किसने चालू किया था वो भी देख लेते हैं। तो ये मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिए जाने वाले टैक्स थे। चौथ कुल आय का 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 हुआ करता था। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो चौथ है वो कुल आय का कितना होता था। तो चौथ का मतलब ही समझ में आ रहा है, चौथ मतलब चौथा हिस्सा, तो 1/4 हुआ करता था। सरदेशमुखी का कितना था, तो सरदेशमुखी का 1/10 था। ये आपको ध्यान रखना है, शिवाजी के द्वारा ये दोनों टैक्स चालू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुआ था वो देख लेते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जिसने भारत में उनके प्रभुत्व को कमजोर कर दिया। पहले मराठा शिवाजी के टाइम पर, संभाजी के टाइम पर बहुत पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इसी से डर था बाकी जो आक्रमणकारी आते थे। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पानीपत के तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हरा दिया तो फिर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो यहाँ पर कम हो गई थी। नंबर 15 देखिए, जिंदा पीर किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिंदा पीर जो है, हाँ औरंगजेब को, सॉरी हम शाहजहां देख रहे थे, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब अपने कठोर और धार्मिक जीवन शैली के कारण जिंदा पीर या फिर जीवंत संत कहलाता था। 16 नंबर, 5 टाइम की नमाज पढ़ता था मेरे भाई। ठीक है, इतना टाइम निकाल लेता था वो, तो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर था, इसलिए उसको जिंदा पीर कहते हैं। भारत में द्वैत शासन डायरची का जनक किसे माना जाता है,
क्लाइव को, लियोनेल कॉर्टिस को, लॉर्ड डलहौजी को या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लियोनेल कॉर्टिस को द्वैध शासन यानी डायआर्ची का जो है जनक माना जाता है। तो शासन की जो दोहरी प्रणाली थी, इसकी अवधारणा इसने बनाया था। जो दोहरी प्रणाली है, इसको बनाने का श्रेय जो है इसको कॉर्टिस को जाता है। तो इसकी अवधारणा लियोनेल कॉर्टिस ने दी थी, जबकि बंगाल में से रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू किया था। अगर ये पूछा जाए किसने लागू किया था डायआर्ची को, यानी कि द्वैध शासन को किसने भारत में लागू किया था, जो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है ना, तो आप रॉबर्ट क्लाइव लगाएंगे। लेकिन अगर ये कहें इसको बनाया किसने था, अवधारणा किसने दी थी, तो आप लियोनेल कॉर्टिस लगाएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है मेरे भाई। 17 नंबर देखिए, थोड़ा सा स्पीड को तेज रख रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न हमको कराने हैं ना, कम टाइम में 40 मिनट में 100 प्रश्न आपके करवा देंगे। ऐसा हम लगभग सभी सब्जेक्ट के 100 प्रश्न हमने इसी तरह से करवाए हैं। व्यपगत का सिद्धांत जो है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये किसने चालू किया था? कर्जन ने, डलहौजी ने, वेलेजली ने या फिर कैनिंग ने? तो ये फेमस था अपने इसी व्यपगत के सिद्धांत की वजह से। ठीक है, इसको हड़प नीति भी कहते हैं। सही आंसर डलहौजी हो जाएगा। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। जैसे कि झांसी हो गया, सतारा हो गया, ठीक है, जिसके लिए झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र को भी उसने मान्य नहीं किया था। अगर दत्तक पुत्र है यानी गोद लेते हो तो उसको भी मान्य नहीं किया जाएगा। और इसी बात को लेकर के जो है झांसी की रानी ने संग्राम किया था। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में बदल दिया गया। तो गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था, उसको 1858 के बाद में बदल दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि ये गवर्नर जनरल था। अब इतनी जल्दी तो नया गवर्नर जनरल नहीं लाया जा सकता था, भले ही नाम चेंज कर रहे हो। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी है कैनिंग और प्रथम वायसराय भी है कैनिंग। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था? तो 1856 में क्या हुआ, 1856 तक इन सबको ये पता चल गया था भाई क्रांति होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे और जो है चर्बी वाले कारतूस वगैरह ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इतनी अत्याचार की वजह से ये तो पता था कि भाई क्रांति होगी। तो 1856 में इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी को भेज दिया गया, तुम यहाँ से निकलो पहली बात, ठीक है, तुमने पूरा कबाड़ कर दिया ये व्यपगत का सिद्धांत वगैरह चला करके। तो पहले उसको भगाया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये कैनिंग आ गया था। कैनिंग के बाद में 1857 में क्रांति हो गई। रोकते रोकते बहुत कोशिश की अंग्रेजों ने रोकने की, लेकिन वो क्रांति हो ही गई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 1857 के बाद में 1858 का एक एक्ट आया। इस एक्ट में कहा गया भाई जो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये नहीं रहेगी, इसका सिस्टम खत्म, पूरी सत्ता जो है वो महारानी के ताज में हो जाएगी, यानी महारानी के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। तो 1858 के एक्ट में इसी के बाद ये वायसराय आया। और ये वायसराय कौन हुआ करता था? महारानी का खास व्यक्ति हुआ करता था, यानी कि अब यहाँ पर महारानी का शासक भारत में हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाक्रम थी जिसकी वजह से 1858 का एक्ट आया था मेरे भाई। चलिए 19 नंबर देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम चलेंगे सीधे आंसर की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आइए देख लेते हैं कब की गई थी। तो 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ये नारा कई बार पूछा गया है। अच्छा, इनका मुख्य नाम क्या था? मतलब कि इनका नाम था मूल शंकर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर, ये भी कई बार पूछा गया। वेदों की ओर लौटो नारा ये भी इन्होंने ही दिया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के टाइम पर हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बना करके बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को दबाना था। अब ये राष्ट्रवाद जो शब्द दिखाई दे रहा है, ये अलग से आपके एमपी अस्पताल सहायक में अलग से दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद, है ना, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसकी वीडियो आज शाम को 6:30 बजे के आसपास आने वाली है, जिसमें हम भारत में हुए राष्ट्रवाद को कवर करेंगे। और ये आपके सामाजिक विज्ञान मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक में दिया गया है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान वाले उसमें देखना सिलेबस सामने रख करके, तो भारत में राष्ट्रवाद आपको मिलेगा, जिसको आज शाम को हम कवर करने वाले हैं, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हम चलेंगे आंसर की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो सती प्रथा के अंत और आधुनिक शिक्षा के प्रसार में उनके योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 22 नंबर देखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सबको पता भाई, मुस्लिम लीग तो 1906 में बनी थी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कब? तो देख लो, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है, ये डेट आप ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1906। स्थान है ढाका, जो कि अभी वर्तमान में
बांग्लादेश की राजधानी है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो ढाका अगर राजधानी है तो यहाँ की मुद्रा क्या है? आपको ट्रिक के द्वारा हमने याद कराया था, बताइए। अगर बांग्लादेश ढाका की मतलब बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है ये आप बता दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बांग्लादेश चर्चा में रहा है ना, तो इसकी करेंसी पूछी जा सकती है। चलो, सत्यार्थ प्रकाश। अब ये जो है ना करेंसी और ये कैपिटल हो गया, इसको हम एक साथ में कवर कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो कोशिश करेंगे जो अगली वीडियो है उसमें हम ये प्रमुख राजधानियों को और जो उनकी करेंसी है, जो उनकी किस वजह से वो चर्चा में रहे हैं, उन सबको कवर कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 2 प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया था। अभी हमने MPSI का भी एनालिसिस करवाया था, वहाँ भी देखा था हमने। कांस्टेबल में भी पूछा गया था भाई, कैपिटल करेंसी से 1 से 2 प्रश्न आपके हर शिफ्ट में मिले थे, तो उसको भी जल्दी से कवर कर लेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो आज ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। 24 नंबर देखते हैं। लेकिन एक काम करना भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, इसकी पीडीएफ की बात करते हो तो इसकी पीडीएफ आपको जिन लोगों ने नोट्स लिया है नोट्स ग्रुप में डल जाएगी। अभी कल वाली पीडीएफ अभी हम डलवा देंगे मुश्किल से, जैसे ही वीडियो खत्म होगी 10 मिनट के बाद में, जो कल हमने क्लास कराई है उसकी पीडीएफ नोट्स ग्रुप में डल जाएगी, और ये वाली नोट्स ग्रुप में आज शाम को डल जाएगी। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि ये हमको टेलीग्राम में चाहिए, तो उनको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो पर +20 सब्सक्राइबर अगर हमको मिल जाते हैं इस वीडियो पर, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। अगर नहीं मिलते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जाएगी। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आज हमने अस्पताल सहायक के नोट्स का डेमो डाल दिया है, तो जाकर के आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप जाकर सर्च कर लेना, या फिर आप सर्च करना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, उसके नाम से आपको मिल जाएगा। सिल्वर प्ले बटन हमारा लगा हुआ है प्रोफाइल पर, वहां पर जाकर के आप जो है डेमो देख सकते हैं अस्पताल सहायक के नोट्स के। ठीक है, और जैसे ही 20 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस वीडियो पर, वैसे ही हम इसको डाल देंगे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 20 सब्सक्राइबर हो जाए और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाए। नहीं तो नोट्स ग्रुप में तो भी डली जाएगी थोड़ी देर बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि को लौटा दिया था। कब हुआ था ये हत्याकांड, वो देख लीजिए। तो 13 अप्रैल 1919 की इस घटना के बाद टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को भी लौटा दिया था। ठीक है, इन दोनों लोगों ने अपनी उपाधि को लौटा दिया था। 25 नंबर देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। देखिए, तो गांधी जी गोखले की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया गया? तो सही आंसर है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है वो हुआ 1922 में, जिसके बाद में गांधी जी ने कहा कि भैया तुम लोगों ने, हमने कहा था कि भाई अहिंसा अपनाना है, हिंसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या किया, भीड़ ने जो है ना वो जो अंग्रेजी जेल को जला दिया था, और उस जेल में बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनकी जल करके मृत्यु हो गई थी। गांधी जी इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत हुए। गोरखपुर में हुई थी ये चौरी चौरा नामक स्थान पर 1922 में। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इसी घटना के बाद में हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के चौरा चौरी में भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाने की घटना, हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। ये आंदोलन बहुत अच्छे खासा स्पीड में चल रहा था, बहुत अच्छे जो है टाइमिंग पर सही चल रहा था। भारत को लगभग 1922 में स्वतंत्रता मिल जाती अगर ये सही सही तरीके से चलता रहता, लेकिन इस घटना के कारण उन्होंने स्थगित कर दिया, और बाद में क्या हुआ कि भारत को 1947 में जाकर के मिली थी, है ना। कितने पीछे रह गए हम। चलिए, स्वराज पार्टी, इसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, क्योंकि ये गांधी जी के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा आहत हुए कि भाई हमारा आंदोलन सफल होने वाला था, अब एक बार भीड़ से गलती हो गई तो हो गई, है ना। अब इसके लिए आप आंदोलन को रोक दे रहे हो जो एकदम सफल होने वाला है, तो उससे जो है थोड़ा सा इनका मनमुटाव हो गया था। तो 1923 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश के लिए उद्देश्य से इस पार्टी की स्थापना की गई थी। 28 नंबर देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सबको पता है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था भाई अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है ना। तो ये प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। भैया अब जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस आज से ही हम मना रहे हैं 26 जनवरी 1930 को, और यही एक परिणाम था कि भारत का संविधान लागू तो हो गया 1949 में, ठीक है ना, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को जो है पूरी तरह से लागू किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती से दांडी के लिए पद यात्रा की थी। ध्यान रखना है आपको। 30 नंबर देखिए, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनकी अहिंसक गतिविधियों के कारण सीमांत गांधी जो है उनको कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो किसी ने अभी पेमेंट किया है 189 का, अब उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्लास चल रही है ना। जैसे क्लास खत्म होगी वैसे हम नोट्स सेंड कर देंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, घबराना नहीं है। जो भी पैसा सेंड करता है तुरंत उसको नोट्स मिलते हैं। अगर क्लास चल रही है तो थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो इस बात को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना कि नोट्स ना मिलेंगे। नोट्स सबको मिलेंगे जो लोग पेमेंट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बांट नहीं लगेंगे, सबको मिलेंगे जो पेमेंट करेंगे उन लोगों को। ठीक है, जो पेड पेमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, 2-2.5 मिलियन वाले तो अपन है नहीं, है ना, कि अपन को यूट्यूब से इतना पैसा मिल जाता है अपना काम चलता रहे। तो भाई अपने यूट्यूब से बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन अब आपको हमें नोट्स अवेलेबल करवाने हैं, या फिर जो यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है, जो नोट्स बना रहा है, जो टाइपिंग कर रहा है, जो एडिट कर रहा है, भाई उसको तो चाहिए ना पैसा। भाई वो तो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में काम करेगा। तो वो हम कहाँ से लेकर के आएंगे? तो वो आपको इसी नोट्स के माध्यम से हम उनका जो है पेमेंट वगैरह करते हैं ना। तो थोड़ा बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो वो सब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो उसी हिसाब से सारी क्लासेस चलती रहेंगी, जैसा जब तक आप लोग जो है सपोर्ट करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं यह नारा जो है मूलतः लिखा किसने था? इसको लिखा था हसरत मोहानी ने। ठीक है, लेकिन इसे क्रांतिकारी कार्यों के दौरान भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। तो लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने, ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर अलग सिस्टम था। यहाँ पर क्या हुआ था, 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। अब पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किसने किया था? इनको खड़ा किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी को लगा कि भाई हम ही हार गए हैं। तो इससे क्या हुआ, जैसे ये बात पता चली सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने कहा यार ये तो गलत हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी का सम्मान बहुत करते थे, ठीक है ना। तो उनको लगा कि ये लगता है गांधी जी खुद ये मान रहे हैं कि हम ही हार गए हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा एक काम करते हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं, हम इस बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस संगठन की स्थापना की। उन्होंने कहा भाई हम कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, गांधी जी जिसको बनाना चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है, बाद में राजेंद्र प्रसाद वहां पर बने थे उसके अध्यक्ष, और इन्होंने कहा कि हम अपनी एक अलग पार्टी बना रहे हैं जो है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, ध्यान रखना है आपको। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। और इसी मिशन का विरोध करते हुए साइमन कमीशन गो बैक का जो है नारा वगैरह देते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था। तो स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने और रास बिहारी बोस ने। ठीक है, पुनर्गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए कौन सी ब्रिगेड थी, ये पूछा जाता है। महिलाओं के लिए कौन सी ब्रिगेड थी? तो लक्ष्मी ब्रिगेड जो है, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो है वो महिलाओं के लिए थी, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था। देखिए, तो मार्च 1946 में पैंथेक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर के नेतृत्व में यह मिशन सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन के लिए भारत आया था। संविधान सभा बनाना ये इनका उद्देश्य था यहाँ आने का। चलो हम नोट्स भेज ही देते हैं, वीडियो स्टॉप करके, है ना। परेशान हो जाएगा कोई, पैसा भेज देता फिर कहता अरे नोट्स क्यों नहीं आए, दिमाग खराब। ठीक है ना, तो भेज देते हैं, उसके बाद आपको हम क्लास कराते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय की बात की जाए तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल या फिर पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता से पहले अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो अगर पहले गवर्नर जनरल पूछे जाएंगे स्वतंत्र भारत के, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या करेंगे, सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया। 37 नंबर देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई थी। थोड़ा स्पीड को और तेज करते हैं। तो दादा भाई नेहरू जी ने इस पुस्तक के माध्यम से
भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया भाई अंग्रेज जो है ना भारत का धन ले जा रहे हैं कहाँ पर, इंग्लैंड में, और कैसे लेकर के जा रहे हैं वो हमने इस पुस्तक में बताया है, तो सब लोग इस पुस्तक को पढ़ लेंगे। ये बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी। ठीक है, अगला, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदास। रामदास जो है वो शिवाजी के गुरु का नाम था, ध्यान रखना है। तो समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। तो दोनों ध्यान रखना है, अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो रामदास जी थे, और अगर संरक्षक की बात करते हैं तो कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। ये दोनों आपको डिफरेंस ध्यान रखना है और देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। 39 देखिए, गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? बताइए। गुरु नानक को, गुरु अंगद को, गुरु रामदास को, गुरु अर्जन देव को। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक मानते हैं। तो सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिखी जो लिपि है उसका आविष्कार किया और उसका मानकीकरण भी उन्होंने ही किया था। 40 नंबर देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभी हमने आपको बताया था, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना। देखिए, तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में सिखों के लिए एक सैन्य संगठन के रूप में संगठित करने वाला खालसा पंथ बनाया था। इन्होंने कहा था अब सिखों की भी सेना होगी। ठीक है ना। अगला, वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किस राजा ने किया था? तो कालीकट में जमोरिन नामक जो राजा था उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो वहाँ के स्थानीय हिंदू शासक जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। आओ भैया, और जब वहीं से शुरुआत हो गई थी। अगर ये कालीकट पर ये जो है जमोरिन ने स्वागत नहीं किया होता, भगा दिया होता, निकल यहाँ से, यहाँ कहाँ आ रहा है, निकल यहाँ से, अगर भगा दिया होता तो भारत जो है कभी गुलाम ही नहीं होता और आज हमारी दशा कुछ और होती। ठीक है ना। लेकिन ये गड़बड़ी यहाँ पर कर गए जमोरिन महाराज, उन्होंने स्वागत किया, फिर पूरा सिस्टम बनता चला गया और अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया था। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जमोरिन ने गड़बड़ किया था। मिल जाए जमोरिन फिर बताता हूँ इसको। अगला देखिए 42। चलिए, मजाक की बात है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो सूरत, कोचीन, कालीकट, गोवा। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचीन में इन्होंने अपना पहला कारखाना बनाया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में केरल के कोचीन में अपना पहला व्यापारिक केंद्र या फिर कारखाना खोला था। इसको व्यापारिक केंद्र भी कह सकते हैं, कारखाना भी कह सकते हैं और कोठी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही है ना, व्यापारिक कोठी भी अगर आता है तो यही है। अगला, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है शांत जल की नीति। ये किसने अपनाई थी? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आ गए भारत में, है ना। तो अगर जिस मतलब रास्ते से आए थे तो सागर के रास्ते से ही तो भारत में एंट्री की थी। तो उन्होंने ये कहा अगर कोई और यहाँ आता है तो आने नहीं देंगे, अगर आएगा तो टैक्स लगाएंगे। मतलब कुल इनका ये मुख्य उद्देश्य था कि ये इस रास्ते से और कोई नहीं आ पाए, नहीं तो फिर हमको हिस्सा बांट करना पड़ेगा। लेकिन हुआ वही, बाद में जो है अंग्रेज वगैरह सब लोग आ गए थे। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, क्योंकि हिंद महासागर से ही जो है पहले भारत में एंट्री हुआ करती थी। अगला देखिए 44 है, बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए, मेजर हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, जिसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासम की संयुक्त सेना को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं 45 नंबर। द्वैत शासन डायरची का अंत किसने कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने डायरची यानी द्वैत शासन का अंत किया था। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर प्रशासन को कंपनी के सीधे नियंत्रण में दे दिया कि अब जो है जो भी नियंत्रण रहेगा वो सीधे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। 46 देखिए, सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वन लाइनर करवा दिया करो, वन लाइनर करवा दीजिए करो, ये एमसीक्यू मत करवाया करो। तो आप लोग क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये एमसीक्यू चलने दें या फिर वन लाइनर करवा दिया करें, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो कॉर्नवालिस ने भारत में भ्रष्टाचार मिटाने और प्रशासन को संगठित करने के लिए सिविल सेवाओं की नींव रखी थी। जो आज यूपीएससी है ना, यूपीएससी से सिलेक्शन होता है, ठीक है ना, आप जो है यहाँ पर जिसकी तैयारी कर रहे हैं डिप्टी जेलर की, आप डिप्टी जेलर बनेंगे, तो वो पूरा श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कॉर्नवालिस जी। अगला, स्थायी बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था? तो बंगाल से स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों के भू राजस्व के लिए यह स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लागू की थी। रैयत वाली व्यवस्था किसने शुरू की थी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है कि रैयत शब्द का अर्थ क्या है? तो रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, थॉमस मुनरो ने रैयत वाली व्यवस्था शुरू की थी।
तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें सीधा किसान रैयतों से लगान लिया जाता था। पहले जमींदार हुआ करते थे, जो किसान लोग थे वो अपना पैसा जाकर जमींदार को देते थे, और जमींदार जो है वो किसको देते थे, अंग्रेजों को देते थे। बाद में अंग्रेजों ने कहा यार ये तो गड़बड़ है ना, जमींदार इसमें पूरा पैसा नहीं जमा करते हैं और किसान लोग पूरा दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा एक काम करो, ये व्यवस्था ही समाप्त करते हैं, अब चालू करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा चालू की। उन्होंने कहा कि जितने भी किसान है ना वो डायरेक्ट हमको आकर के टैक्स दो, जमींदारों को देने की आवश्यकता नहीं है। तो जमींदारी को समाप्त करके रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की थी। 49 देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन सी 1829 में सती प्रथा पर रोक या फिर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय। देखिए, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। बेंटिक ने कहा कि नियम 17 ये कहता है भाई किसी को भी सती प्रथा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो सती प्रथा को अंत कर दिया गया। चलिए, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ये बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस राजा ने दी थी, या फिर किसके द्वारा राजा की उपाधि इनको दी गई थी, ये आप हमको बताएंगे। अभी एक भाई ने, कल हमने 2-3 प्रश्न पूछे थे, उसने सारे प्रश्नों के कमेंट किए थे, है ना, तो हमने उसको रिप्लाई भी किया कि हाँ भाई तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है। तो आज भी हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग उसका कमेंट जरूर करेंगे। तो हमने अभी प्रश्न पूछा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भले ही आप गूगल से सर्च करके कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर, है ना। 50 नंबर, अपनी हाफ सेंचुरी होती हुई भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच में रेलवे लाइन चालू की गई थी। 51 देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का वैसे तो शासक बना दिया था उसको, किसको? बहादुर शाह जफर को, लेकिन कह रहे हैं वास्तविक रूप से किसने इसका जो है पूरा बागडोर संभाली थी दिल्ली की? सही आंसर ऑप्शन बी, बख्त खान ने। ठीक है, तो बख्त खान के द्वारा बागडोर संभाली गई थी। तो यद्यपि बहादुर शाह प्रतीकात्मक होता था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो है मुगल सम्राट थे, तो इनको कहा गया भैया सबसे बुजुर्ग हैं, इनको नेता बना दो। लेकिन दिल्ली में विद्रोह की कमान संभाली किसने थी? जनरल बख्त खान ने, क्योंकि भाई बहादुर शाह जफर 80 साल का हो गया था, बढ़िया आराम से रह रहा था, अंगूर खा रहा था। इन लोगों ने उसको जो है इसका क्या नाम 1857 की क्रांति करा, मतलब केंद्र बिंदु बना दिया। ठीक है, अंग्रेजों का तुम ही को बताते हैं, बेचारा के 10-5 साल और बचे थे, फालतू में इस क्रांति में कूद गया, उसको उठा ले जाकर कहाँ पटक दिया? रंगून में पटक दिया, काला पानी में। बेचारे को लास्ट का टाइम काला पानी में व्यतीत करना पड़ा था, है ना। कह रहा था यार अच्छा खासा चल रहा था, 2-3 साल में निबट जाते, काहे को हमको तुमने बना दिया? उन्होंने कहा नहीं तुम ही बनोगे, मुगल सम्राट हो ना, बनो सम्राट। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम दिया था? सही आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। यहाँ पर देखिए, पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न बन सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआत में क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अमेरिका से ये प्रेरित थे, अमेरिका में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, ठीक है ना, तो वहीं से ये प्रेरित होकर के इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था। अगला देखिए, इंडियन मिरर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने इस अखबार के मुख्य संपादक के रूप में कार्य किया था, जो भारतीय सुधारवादी विचारों का प्रचार किया करता था। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, याद रखना है आपको। 54 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी, कांग्रेस टूट गई थी? कौन सा अधिवेशन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही आंसर ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन 1907। तो 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष ने विचारधारा के मतभेद के कारण कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। बाद में इनका एकीकरण भी हुआ था और मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ था? बताइए कब हुआ था बंगाल का विभाजन? अंग्रेजों ने कहा था भैया 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया है, लेकिन भारतीयों के दिलों में बंगाल कभी विभाजित हुआ ही नहीं था। यही वजह है कि 1911 में वापस से बंगाल का एकीकरण करना पड़ा था, है ना। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया बंगाल विभाजन को, ठीक है। 56 नंबर देखिए, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहां पर की गई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। 57 नंबर देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में, और यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट के आए थे और यहीं से राष्ट्रवाद शुरू हो गया था। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे। इसी उपलक्ष्य में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
58 नंबर देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1916 में तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल लीग की स्थापना की थी। लखनऊ समझौता 1916, अब देखो कांग्रेस एक हो जाएगी। लखनऊ समझौता 1916 पूछ रहे हैं कि किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, है ना। तो कांग्रेस भी एक हो गई और मुस्लिम लीग भी इसमें आ गई। तो इसकी जो है ध्यान रखना है आपको, 1916 में ये समझौता हुआ था। तो इस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए और कांग्रेस की जो नरम दल गरम दल अलग हुए थे, इनका भी इसी में एकीकरण हो गया था। 60 नंबर देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी, फसल बर्बाद होने पर टैक्स की वसूली हो रही थी। मतलब फसल बर्बाद हो गई थी, सूखा पड़ गया था, फिर भी अंग्रेज लोग टैक्स कह रहे थे, भाई टैक्स दो चाहे जहाँ से दो, है ना। तो इसी बात का विरोध करने के लिए यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया गया था और गांधी जी यहाँ पर आए थे। तो गुजरात के खेड़ा में फसल नष्ट होने के बावजूद सरकार लगान माफ नहीं कर रही थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया था। 61 नंबर, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने, तो महात्मा गांधी को बनाया गया था। ठीक है, अगला 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी को दिल्ली में हुए खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो जो स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में, उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ध्यान रखना आपको। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ये वाला साइमन कमीशन था ना, ये कमीशन था जिसका जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो वो वाला नहीं था। ठीक है, क्रिप्स वाला नहीं था, ये साइमन कमीशन था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। देखिए, इसका गठन 1927 में हुआ, लेकिन 3 फरवरी 1928 को यह बॉम्बे पहुंचा। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन भी कहा गया था और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के वक्त उन्होंने कहा था, मेरे सिर पर मारा गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज की जो सरकार है इसके ताबूत में कील साबित होगा। ये पूछते हैं कि ये कथन किसका? तो लाला लाजपत राय का था। पंजाब केसरी के नाम से उनको जानते हैं। आगे बढ़िए, 64 नंबर, दांडी मार्च। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? सही आंसर ऑप्शन डी, 24 दिनों तक दांडी मार्च चला था। तो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। ठीक है, तो डेट्स आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला 65 नंबर देखिए, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 किसके किसके बीच में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा गांधी जी और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, इनके बीच में ये पैक्ट हुआ था। तो देखिए, यरवदा जेल में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर यह समझौता हुआ था। 66 नंबर देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी 1935 के एक्ट के द्वारा भारत को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। कैसे? देखिए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी। उन्होंने कहा भाई प्रांतों में द्वैध शासन अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। ये याद रखना है आपको। 67 नंबर देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव 1940 पेश किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, वायसराय लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए डोमिनियन स्टेट की जो है कही कि भाई हम तुमको डोमिनियन स्टेट देते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या रहेगा, ये शासन तुम करना, लेकिन पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? अंग्रेजों का रहेगा। तो इसका विरोध किया, नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, हमको तो पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू का भैया पूर्ण स्वराज की घोषणा हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगला, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ऑप्शन बी, विनोबा भावे जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो देखिए, गांधी जी ने 1940 में इसको शुरू किया था। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, अच्छा, विनोबा भावे ने एक और आंदोलन शुरू किया था जिसमें जमीन दान देने के लिए कहा था। क्या आप बता सकते हैं कि उस आंदोलन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा ये कहाँ से दिया था? दिल्ली चलो का नारा सही आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर से। सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखिए, 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने अपनी सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली चलो नामक प्रसिद्ध नारा दिया था और ये भी कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 70 नंबर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? बताइए, तो वो प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। तो देखिए, लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली उस समय पीएम थे जिन्होंने भारत को जून 1948 तक आज़ाद करने की घोषणा की थी, लेकिन
इतना विरोध हुआ कि उनको 1947 में ही आज़ाद करके जाना पड़ा। 71 देखिए, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण ये किसने करवाया था? आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला देखिए, तो शाहजहां के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। दिल्ली के लाल किले वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, दिल्ली में जो लाल किला बना है उसके अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने, और आगरा के किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला अगला है मुंतखाब उल लिबाब, क्या नाम है भैया? इस पुस्तक का लेखक कौन है? कौन खरीदेगा इस पुस्तक को, है ना, जिसका नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। तो मुंतखाब उल लुबाब, ये इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है सफ़ी खान। सफ़ी खान इसके लेखक हैं। यह मुगल इतिहास विशेष करके औरंगजेब के काल का महत्वपूर्ण स्रोत है, औरंगजेब के बारे में बताता है। 73 देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने सजदा और पैबोस ये प्रथा चालू की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने, हमने बताया ना, बलबन ये चाहता था कि भाई जो राजा है ना, जो सम्राट है, वही सर्वे सर्वा होगा। तो उसने इसी को जारी करने के लिए कहा कि अगर सुल्तान के सामने आओगे तो सिजदा करोगे, यानी कि पैर के बल झुक करके नमस्कार करोगे, और पाइबोस करोगे, यानी कि उसके पैरों को चूमोगे। ठीक है ना, तो ये इसने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने के लिए, सुल्तान की गरिमा को बढ़ाने के लिए बलबन ने घुटने टेक कर प्रणाम करना, जिसे हम सिजदा कहते हैं, और सुल्तान के पैरों को चूमना, जिसे हम पाइबोस कहते हैं, इसको अनिवार्य कर दिया था। 74 विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ वाले विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। महमूद खिलजी पर इन्होंने जीत दर्ज की थी, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर, फिर उन्होंने ये बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। 75 है शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का विद्वान था। इस पुस्तक को फारस का महाभारत भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते 76, किस मुगल शासक के तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो ये कौन था? जहांगीर था। तो पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे, लेकिन 1617 ईस्वी में जहांगीर ने इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि कब हुई थी? 65 में, 89 में, 70 में, 74 में। 1665 में ये संधि हुई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में ये संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। अगला 78, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां 1799 के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। 79, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गुरु रामदास के द्वारा। ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिख के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने 1577 में इस शहर की नींव रखी थी। अकबर ने इसके लिए 500 बीघा जमीन दी थी, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। 80 नंबर देखिए, मुगल काल में बख्शी का क्या कार्य हुआ करता था? तो बख्शी क्या करता था? तो बख्शी यहाँ पर सेना का भुगतान अधिकारी था। ठीक है, तो मीर बख्शी या बख्शी क्या है? सेना का भुगतान अधिकारी। तो मीर बख्शी सेना विभाग का प्रमुख होता था, जो सैनिकों की भर्ती और उनके वेतन का हिसाब रखता था। 81, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय हैं। ठीक है, तो भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू, और अगर केवल महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। 82 देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास के अड्डयार में। मद्रास के अड्डयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है। देखिए 1882 में मद्रास के निकट अड्डयार में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, 1882 ये डेट पूछी जाती है, और अड्डयार स्थान भी पूछा जाता है। मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास हुआ करता था। अगला, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने अहिंसक प्रतिरोध के लिए उस शब्द को सत्याग्रह कहा था। 84 कहते हैं सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, आग्रह के द्वारा सत्य, ऐसा कहते हैं। अगला, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? तो ये बनाया था वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संस्था के साथ में अभिनव भारत की स्थापना की थी। अगला, स्वदेशी का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा सबसे पहले दिया था, स्वदेशी अपनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी और भारत भारतीयों के लिए है, इसका विचार दिया था। अगला, दादा भाई नेहरू ने ब्रिटिश संसद में किस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था? तो ब्रिटिश संसद में दादा भाई नेहरू ने लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। किससे? लिबरल पार्टी से। देखिए, तो वह 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर
फिन्सबरी सेंट्रल से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ध्यान रखना है, इनकी जो प्रतिष्ठा है ना वो इंग्लैंड में ज़्यादा थी, ठीक है। तो इंग्लैंड में भी इनकी पॉपुलैरिटी थी, जिसकी वजह से ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम था, जब पहली बार आंग्ल सिख हुआ था, यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1845-46 के युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे और लाहौर की संधि के साथ में ये जो युद्ध है वो समाप्त कर दिया गया था। अगला, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने यह पुस्तक 1944 में 44 में अहमदनगर जेल से लिखी थी। अपनी नज़रबंदी के दौरान इनको जब कैद किया गया था तब इन्होंने लिखा था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो ये किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। देखिए, तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने भारतीय संस्कृति और इतिहास के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। अगला, 1946 की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू वायसराय परिषद के अध्यक्ष थे और नेहरू जी को उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद का प्रमुख बनाया गया था, क्योंकि वायसराय जो थे वो अध्यक्ष थे। तो अगला कौन होगा? अगला पावरफुल नेहरू जी थे, तो नेहरू जी को उपाध्यक्ष बना दिया। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था। देखिए, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक की विजयों के सम्मान में यह काव्य ग्रंथ लिखा था। तो ये काव्य ग्रंथ है, पोएम टाइप में है। अगला, विजयनगर का साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो यहाँ का सबसे महान शासक है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो तुलु वंश के कृष्णदेव राय, जिनका टाइम क्या था? 1509 से 1529 के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। 93, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और मानसिंह। अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ने आया था, ठीक है। तो यह युद्ध मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व मुगल की तरफ से किसने किया था? मानसिंह ने किया था। 94 देखिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना प्रार्थना भवन ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? अकबर ने। तो 1775 में अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक साथ चर्चा करने के लिए इसकी स्थापना की थी। 95 देखिए, गीता रहस्य नामक पुस्तक ये किसने लिखा था? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको लिखा गया था। तिलक ने बर्मा की मांडले जेल में 6 साल की सजा के दौरान यह प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। अगला, आमुक्तमाल्यद की रचना किसके द्वारा की गई थी? आमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय जो है वो स्वयं एक महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की थी। 97 देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को एक नियोजित विद्रोह ये किसने कहा है? तो बी डी सावरकर ने कहा है यह एक नियोजित विद्रोह था, जो काफी टाइम से जो है इसकी योजना बनाई जा रही थी और एक साथ में चिंगारी फूटी है। सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे भारत का पहला सुनियोजित संग्राम कहा है। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, ठीक है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? ये संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो गांधी जी ने इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने सामाजिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इस सोसाइटी की स्थापना की थी। 100 नंबर देखिए, तो भारत में स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्वशासन का जनक मानते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इस तरह से ये 100 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे, नोट्स ग्रुप में शामिल थे, उन लोगों का बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं सर, मेरा भी हो गया और अपना स्कोर इन्होंने शेयर किया है। ये सेकंड रैंक देखिए, रचना नामदेव जी है सर, मेरी सेकंड रैंक लगी है, उन्होंने अपना स्कोर शेयर किया, ये भी इसी ग्रुप में ऐड थी। इसके बाद ये एससी कैटेगरी के शुभम उइके जी हैं, ये भी इसी ग्रुप में थे। विवेक ठाकुर जी यूआर से हैं और अदर स्टेट के, ये भी इसी ग्रुप में थे। इस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल थे, 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आज वर्दी के हकदार हैं, वर्दी पहन चुके हैं, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। आप लोग भी जल्दी से सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड के ग्रुप में शामिल हो जाइए, मात्र 189 रुपये में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर छात्रावास कह रहे हैं, ये जो है आपका अस्पताल सहायक की ये नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे नोट्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट जैसा आपके सिलेबस में दिया गया वही आपको मिलेगा। जैसे अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, देखिए इतिहास है, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। भूगोल में है, देखिए यहाँ पर जल संसाधन हो गया, है ना, लोकतंत्र हो गया, और ये गणित में आप देख सकते हैं समांतर हो गई, बहुपद हो गया। तो ये सब कुछ जो आपका सिलेबस में दिया वही हमने कवर किया। देखिए भारत में राष्ट्रवाद हो गया, यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गई, ठीक है। ये पूरा नोट्स आपको दिया गया है ना। जो लोग नोट्स लेंगे बिल्कुल, लोकतंत्र देख लीजिए,
ठीक है। पॉलिटिक्स, सामाजिक विज्ञान, देखो राजनीति, संघवाद, ये आपके उसमें दिया सिलेबस में, ठीक है। अम्ल एवं क्षार, ये आपके सिलेबस में दिया है। रासायनिक अपक्रिया, सिलेबस उठा करके देख लेना और नोट्स के पूरे पिन पॉइंट आप नोट्स खोल करके देख लेना। सेम टू सेम सिलेबस में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको यहाँ पर एक्यूरेट मिलेंगी। देखिए बहुपद रैखिक समीकरण दिया है गणित का, ये भी नोट्स तैयार हैं। वास्तविक संख्या दी है गणित की, ये भी नोट्स तैयार हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो है इसके भी नोट्स तैयार हैं। ये सब नोट्स आपको बिल्कुल जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिए गए हैं वैसे वैसे चीज़ें, वास्तविक संख्या हो गई, बहुपद हो गया, दो चर के रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, संसाधन, लोकतंत्र, वैश्वीकरण, ये देखिए लोकतंत्र, ये सब आपको एक्यूरेट बिल्कुल सेम टू सेम जैसा आपके सिलेबस में दिया वही आपको मिलने वाला है। तो मात्र 99 रुपए में अभी ये ऑफर कब तक है? 13 मई तक। 13 मई तक ये ऑफर है। 13 मई के बाद में 149 का हो जाएगा। और जो लोग अभी इस ऑफर के तहत नोट्स लेना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के भी और अस्पताल सहायक के, तो वो लोग मात्र 248 में पेमेंट करके ये दोनों नोट्स एक साथ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे वाली वीडियो सारी आपके टाइम पर आती रहें। आज शाम को 6 बजे अस्पताल सहायक की अगली वीडियो आने वाली है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम भारत में राष्ट्रवाद को आज पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।